मन और शरीर यानी माइंड और बॉडी एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। आपका शरीर फिजिकल है, आपको छूने पर महसूस होता है, एक्सरसाइज करने पर थकावट होती है, लेकिन जो हम सोचते हैं, जो ख्याल आते हैं, जो हम महसूस करते हैं, क्या वो भी वैसे ही फिजिकल हैं जैसे हमारी बॉडी है, या फिर कुछ ऐसा है जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन से ज़्यादा है। माइंड बॉडी प्रॉब्लम ये समझने की कोशिश है कि हमारी मेंटल स्टेट्स जैसे थॉट्स, इमोशंस या कॉन्शियसनेस हमारे फिजिकल बॉडी के साथ कैसे कनेक्टेड हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारे पास एक फिजिकल बॉडी है तो क्या हमारे थॉट्स यानी जो हम सोचते हैं वो भी फिजिकल है। दो मेन पर्सपेक्टिव हैं जो इस मुद्दे पर डिस्कस किए जाते हैं। पहला डुअलिज्म और दूसरा मटेरियलिज्म। डुअलिज्म के अनुसार माइंड और बॉडी दो अलग चीज़ें हैं। रेने डेकार्टे जो इस थियरी के सबसे बड़े सपोर्टर थे, कहते हैं कि माइंड को हम फिजिकली टच या मेज़र नहीं कर सकते। बॉडी तो एक मशीन जैसे काम करती है, लेकिन माइंड को आप एक इंडिपेंडेंट चीज़ के तौर पर समझ सकते हैं। डुअलिज्म को आसान भाषा में समझा जाए तो आप एक शरीर में बस एक मन है जो फिजिकल वर्ल्ड से अलग है। मटेरियलिज्म बिल्कुल अपोजिट थियरी है। इसके फॉलोअर्स कहते हैं कि माइंड कोई अलग चीज़ नहीं है, सब कुछ ब्रेन में ही हो रहा है, और जो कुछ भी आप सोचते हैं या फील करते हैं वो सिर्फ ब्रेन के केमिकल रिएक्शंस का रिजल्ट है। ये कहते हैं कि हमारे सारे थॉट्स, फीलिंग्स या डिसीजंस सिर्फ ब्रेन की फिजिकल प्रोसेसेस हैं। तो ये डिबेट ज़रूरी क्यों है? आज के ज़माने में जब हम न्यूरोसाइंस और ब्रेन स्टडीज़ में इतने रिसर्च कर रहे हैं तो ये सवाल और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। साइंटिस्ट जो ब्रेन का स्टडी करते हैं वो कहते हैं कि जो हम सोचते हैं, जो डिसीजंस लेते हैं, वो सब न्यूरॉन्स और ब्रेन सेल्स के इंटरेक्शन का नतीजा है। लेकिन अब तक हम पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं कि कॉन्शियसनेस फिर कैसे काम करती है। एक एग्जांपल लेते हैं। जब आप अपने एक हाथ को मूव करते हैं तो आपका ब्रेन सिग्नल सेंड करता है मसल्स को मूव करने के लिए। ये तो समझना आसान है, लेकिन जब आप प्यार महसूस करते हैं या कोई याद आपके मन में आती है, कोई थॉट आता है, तो ये कैसे हो रहा है? क्या ये भी एक सिग्नल है जो ब्रेन से आ रहा है, या ये कोई अलग रियलिटी है जो सिर्फ माइंड में हो रही है? जब आप किसी और को देखते हैं और उसकी फीलिंग्स को समझते हैं तो क्या ये सिर्फ एक न्यूरॉन का फायर होना है या कुछ और जो हम फिजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते? ये सिंपल सवाल हमारी ज़िंदगी के कई डायमेंशंस को टच करता है। हमारा प्यार, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी इमोशंस, क्या ये सब सिर्फ ब्रेन के काम हैं या कुछ और? हम एक ऐसे फिलोसोफर के बारे में बात करते हैं जिन्होंने माइंड बॉडी प्रॉब्लम पर सबसे पहला बड़ा प्रश्न उठाया था, रेने डेकार्टे। अगर हम इस डिस्कशन के असल शुरुआत को समझना चाहते हैं तो हमें डेकार्टे के विचारों को समझना ज़रूरी है। डेकार्टे का नाम माइंड बॉडी प्रॉब्लम से इतना जुड़े होने का सबसे बड़ा कारण उनका एक प्रमुख विचार था, डुअलिज्म। कोगिटो एर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये लाइन शायद आपने कई बार सुनी होगी, पर इसका मतलब क्या है? डेकार्टे अपनी फिलॉसफी में शुरुआत इस बात से करते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ पर शक करें तो हम अपने खुद के एग्जिस्टेंस पर कैसे शक कर सकते हैं। जब मैं सोचता हूँ तो कम से कम एक चीज़ तो सच है कि मैं सोच रहा हूँ, और अगर मैं सोच रहा हूँ इसका मतलब मैं हूँ। ये सिंपल सी लाइन सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि डेकार्टे ने ये मानना शुरू किया कि हमारे सोचने का जो प्रोसेस है वो हमारे फिजिकल बॉडी से अलग है। हमारा बॉडी का एग्जिस्टेंस पर शक किया जा सकता है, पर सोचने का जो अनुभव है उस पर नहीं। यहीं से डेकार्टे ने अपने डुअलिज्म का सिद्धांत डेवलप किया। उन्होंने कहा कि दुनिया में दो तरह की चीज़ें हैं, एक जो फिजिकल है जैसे हमारा बॉडी, और दूसरी जो नॉन फिजिकल है जैसा हमारा माइंड। इन्होंने इस डिस्टिंक्शन को कार्टेशियन डुअलिज्म कहा।
डुअलिज्म कहते हैं कि माइंड और बॉडी फंडामेंटली अलग है। बॉडी फिजिकल चीज़ है जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और मेज़र कर सकते हैं, लेकिन माइंड एक थिंकिंग सब्सटेंस है जो फिजिकल नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके थॉट्स, आपके इमोशंस और आपकी कॉन्शियसनेस को फिजिकल टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। डेकार्टे कहते हैं कि माइंड एक नॉन मटेरियल एंटिटी है जो फिजिकल वर्ल्ड से अलग है। डेकार्टे का मेन आर्गुमेंट ये था कि जो हमारे मेंटल एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे थॉट्स, फीलिंग्स और परसेप्शंस, वो फिजिकल प्रोसेस से अलग है। इसका सिंपल मतलब ये है कि आपके दर्द महसूस करने का एक्सपीरियंस या खुशी महसूस करने का एक्सपीरियंस ब्रेन के केमिकल्स और न्यूरॉन से नहीं समझा जा सकता। उन्होंने एक इंटरेस्टिंग आइडिया दिया, घोस्ट इन द मशीन। डेकार्टे का मानना था कि हमारी बॉडी एक मशीन की तरह काम करती है, लेकिन उसके अंदर एक घोस्ट है जो माइंड है। ये घोस्ट यानी हमारा माइंड वो चीज़ है जो इस मशीन को कंट्रोल करता है, पर ये मशीन का हिस्सा नहीं है। ये थियरी जितनी सिंपल लगती है उतनी कंट्रोवर्शियल भी है। बहुत से फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट इस बात से एग्री नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर माइंड और बॉडी अलग हैं तो दोनों का इंटरेक्शन कैसे होता है। अगर आपका माइंड नॉन फिजिकल है और आपकी बॉडी फिजिकल, तो कैसे माइंड बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसे कि जब आप सोचते हैं कि आपका हाथ उठना चाहिए, तो कैसे एक नॉन फिजिकल चीज़ यानी माइंड एक फिजिकल एक्शन जैसे हाथ उठाने का काम करने के लिए फोर्स करती है। डेकार्टे ने इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश की थी, पर उनका एक्सप्लेनेशन सबको कन्विंस नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि पीनियल ग्लैंड जो ब्रेन के अंदर होती है, माइंड और बॉडी के बीच का कनेक्शन पॉइंट है, लेकिन इस बात को आज तक पूरा सपोर्ट नहीं मिल पाया है। आपने अब तक डेकार्टे का डुअलिज्म समझा, जिसमें वो कहते हैं कि माइंड और बॉडी अलग चीज़ें हैं। अब हम एक दूसरे पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर करेंगे, मटेरियलिज्म। ये थियरी कहती है कि सब कुछ इंक्लूडिंग माइंड आखिरकार फिजिकल ही है। इसका मतलब है कि आपके थॉट्स, फीलिंग्स और सारी मेंटल एक्टिविटीज़ को हम फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। आसान शब्दों में, माइंड कुछ और नहीं बल्कि ब्रेन का ही एक फंक्शन है। मटेरियलिज्म का एक बेसिक अजम्पशन ये है कि सिर्फ फिजिकल दुनिया ही एग्जिस्ट करती है। जो भी चीज़ें हमारी दुनिया में हैं वो सब फिजिकल सब्सटेंसेस या फोर्सेस से बनी हैं, चाहे वो माउंटेन्स हो, गाड़ियाँ हो या इंसान का ब्रेन। जब हम माइंड की बात करते हैं तो मटेरियलिज्म कहते हैं कि माइंड सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है जो हमारे ब्रेन के काम करने का तरीका है। इसका मतलब कि जो चीज़ें हम ट्रेडिशनली नॉन फिजिकल समझते हैं, जैसे थॉट्स, मेमोरीज, इमोशंस, वो भी एक तरह से ब्रेन के फिजिकल फंक्शंस ही हैं। मटेरियलिज्म के एक बड़े सपोर्टर थे गिलबर्ट राइल, जो डेकार्टे के डुअलिज्म पर एक जबरदस्त क्रिटिक के लिए मशहूर हैं। राइल ने कहा कि डुअलिज्म एक कैटेगरी मिस्टेक है, मतलब डेकार्टे का ये मानना कि माइंड और बॉडी अलग अलग हैं वो एक गलत समझ है। राइल कहते हैं कि माइंड को एक नॉन फिजिकल एंटिटी के रूप में देखना एक कंफ्यूजन है। राइल का आर्गुमेंट है कि माइंड कोई अलग चीज़ नहीं है जो बॉडी के बाहर एग्जिस्ट करती है। जो एक्शंस हम करते हैं वो ब्रेन के फिजिकल प्रोसेसेस का रिजल्ट है, और उन्हीं फिजिकल प्रोसेसेस को हम माइंड कहते हैं। लेकिन ये कहना कि माइंड सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है, इसके अपने चैलेंजेस भी हैं, और यहीं पर थॉमस नेगल का आर्गुमेंट एंटर करता है। नेगल एक बड़े फिलोसोफर हैं जिन्होंने मटेरियलिज्म को क्रिटिसाइज किया अपने पेपर व्हाट इज इट लाइक टू बी अ बैट में। उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न उठाया, क्या हम कभी जान पाएंगे कि एक बैट यानी चमगादड़ के लिए दुनिया कैसे दिखती है। नेगल ये कहते हैं कि मटेरियलिज्म हमारे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसे अगर हम एक बैट के ब्रेन के फिजिकल प्रोसेसेस को पूरी तरह समझ भी लें तो भी हम ये नहीं जान सकते कि एक बैट होने का अनुभव क्या है। उसका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, उसका परसेप्शन
हम कभी समझ नहीं पाएंगे, चाहे हम उसके ब्रेन के फिजिकल फंक्शंस को कितना भी समझ लें। नेगल ने एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, क्वालिया, जो ह्यूमन एक्सपीरियंस का सब्जेक्टिव एस्पेक्ट है। जैसे जब आप एक लाल रंग देखते हैं, आपके ब्रेन में कुछ न्यूरॉन्स फायर करते हैं, लेकिन ये जो रेड कलर देखने का अनुभव है वो सिर्फ ब्रेन के प्रोसेसेस से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस आपको फील होता है और इस सब्जेक्टिव फीलिंग को क्वालिया कहा जाता है। नेगल कहते हैं कि मटेरियलिज्म के पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। मटेरियलिज्म ब्रेन के फिजिकल प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करता है, पर वो ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो प्रोसेसेस हमारे अनुभव में कैसे बदलते हैं। जैसे जब आप एक चॉकलेट का पीस खाते हैं तो आपके ब्रेन में कुछ न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, पर आप जो चॉकलेट का टेस्ट महसूस करते हैं वो एक अलग एक्सपीरियंस है। एक साइंटिस्ट जितना भी आपके ब्रेन को स्टडी कर ले, वो ये नहीं जान पाएगा कि चॉकलेट का टेस्ट आपके लिए कैसा है। ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस सिर्फ आपको ही पता है। नेगल कहते हैं कि ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस यानी क्वालिया मटेरियलिज्म के फ्रेमवर्क में फिट नहीं होते। ये फिजिकल एक्सप्लेनेशन के बाहर के अनुभव हैं। इस प्रकार मटेरियलिज्म का एक बड़ा चैलेंज ये है कि ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। मटेरियलिज्म कहते हैं कि माइंड एक फिजिकल प्रोसेस है, लेकिन जो मेंटल स्टेट्स होते हैं उनका जो अनुभव हम करते हैं वो फिजिकल फ्रेमवर्क से समझा नहीं जा सकता। इसलिए नेगल जैसे फिलोसोफर्स मटेरियलिज्म पर सवाल उठाते हैं। तो अब तक हमने मटेरियलिज्म के दो बड़े विचार देखे, गिलबर्ट राइल का क्रिटिक ऑफ डुअलिज्म और थॉमस नेगल का सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का आर्गुमेंट। राइल ने कहा कि माइंड को एक अलग एंटिटी समझना एक कैटेगरी मिस्टेक है, और नेगल ने बताया कि मटेरियलिज्म सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को समझने में फेल होता है। ये डिबेट अभी तक चल रही है। एक तरफ राइल जैसे लोग कहते हैं कि माइंड सिर्फ ब्रेन का फंक्शन है, और दूसरी तरफ नेगल जैसे लोग कहते हैं कि हमारे सब्जेक्टिव अनुभव को हम फिजिकल टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आपने अब तक डुअलिज्म और मटेरियलिज्म के पर्सपेक्टिव्स को समझा, लेकिन अब हम एक बीच का रास्ता देखते हैं जिसे फंक्शनलिज्म कहते हैं। हिलरी पुटनाम ने फंक्शनलिज्म की थियोरी को प्रपोज किया, जो माइंड और ब्रेन के संबंध में समझने का एक और तरीका देता है। फंक्शनलिज्म कहता है कि मेंटल स्टेट्स को हम उनके फिजिकल मेकअप से नहीं बल्कि उनके फंक्शन से डिफाइन करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि माइंड का काम उसके फिजिकल स्ट्रक्चर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस थियोरी को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है कंप्यूटर। पुटनाम कहते हैं कि माइंड को समझने के लिए हमें उसके फिजिकल स्ट्रक्चर जैसे ब्रेन पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो काम माइंड करता है जैसे सोचना, डिसीजन लेना या कोई मेमोरी को रिकॉल करना, वो उसका असली फंक्शन है। और ये फंक्शन किसी भी सिस्टम के थ्रू अचीव किया जा सकता है, चाहे वो बायोलॉजिकल हो या आर्टिफिशियल। मतलब अगर कोई सिस्टम जैसे रोबोट या कंप्यूटर ह्यूमन लाइक फंक्शंस कर सकें तो हम उसे भी माइंड कह सकते हैं। इस थियरी को हम कंप्यूटर के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कंप्यूटर अलग अलग हार्डवेयर जैसे पीसी, लैपटॉप या मोबाइल पर अलग अलग सॉफ्टवेयर चला सकता है, वैसे ही माइंड का फंक्शन बायोलॉजिकल ब्रेन के अलावा किसी और मीडियम में भी हो सकता है। आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है फंक्शनलिज्म को समझने का। एआई सिस्टम्स जो कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लेते हैं, पैटर्न्स को समझते हैं और इवन लर्निंग भी करते हैं, वो कुछ हद तक माइंड लाइक फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम एआई को एक इतनी एडवांस्ड स्टेज तक ले आएँ कि वो ह्यूमन जैसे सोचने लगे, तो क्या हम उसे माइंड के रूप में देखेंगे? ये एक बड़ा सवाल है और फंक्शनलिज्म का जवाब है हाँ, क्योंकि माइंड को डिफाइन करने का काम उसके फंक्शन से है। अगर एक मशीन या रोबोट ह्यूमन की तरह सोचने, महसूस करने या डिसीजन लेने लगे तो वो भी एक माइंड कहा जा सकता है, चाहे वो बिल्कुल बायोलॉजिकल न हो।
फंक्शनलिज्म का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि ये माइंड के काफ़ी वाइड इंटरप्रिटेशन को अलाउ करता है। आज के टाइम में जहाँ हम एआई और रोबोट्स को डेवलप कर रहे हैं, फंक्शनलिज्म का ये थियरी रिलेवेंट हो जाती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ये डिस्कशन और इम्पोर्टेंट होता जा रहा है कि क्या हम कभी एआई को इतना एडवांस्ड बना पाएंगे कि उनके पास एक माइंड हो। तो अब तक हमने देखा कि फंक्शनलिज्म कैसे माइंड को एक्सप्लेन करता है। माइंड को बायोलॉजिकल ब्रेन का स्ट्रक्चर से डिफाइन करने के बजाय फंक्शनलिज्म कहते हैं कि जो मैटर करता है वो माइंड का फंक्शन है। जैसे कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर डिफरेंट हार्डवेयर पर चल सकता है, वैसे ही माइंड भी अलग मीडियम्स में फंक्शन कर सकता है, चाहे वो बायोलॉजिकल हो या आर्टिफिशियल। आपने डुअलिज्म, मटेरियलिज्म और फंक्शनलिज्म जैसे फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क्स को समझा, लेकिन अब हम एक और रेडिकल अप्रोच को एक्सप्लोर करते हैं जिसे एलिमिनेटिव मटेरियलिज्म कहते हैं। ये थियरी फिलोसोफर्स जैसे कि पॉल चर्चलैंड ने आर्ग्यू किया था। ये थियरी इतने डिफरेंट और कंट्रोवर्शियल है कि ये कहते हैं कि जो कॉमन सेंस कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं जैसे बिलीफ, डिज़ायर या माइंड, वो सच में एग्जिस्ट नहीं करते, या कम से कम वैसे नहीं हैं जैसे हम सोचते हैं। जैसे पहले के ज़माने में लोग बिजली को ज़्यूस के गुस्से का नतीजा समझते थे या इंद्र के, पर जैसे जैसे साइंस डेवलप हुई हमने ये टर्म्स को रिप्लेस कर दिया एक्यूरेट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन से। सिमिलरली एलिमिनेटिव मटेरियलिज्म कहते हैं कि जो साइकोलॉजिकल टर्म्स हम अब तक यूज़ करते आए हैं वो भी गलत हैं और हमें उन्हें फ्यूचर में साइंटिफिक टर्म से रिप्लेस करना होगा। एलिमिनेटिव मटेरियलिज्म का सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट ये है कि ये थियरी इवन कॉन्शियसनेस को एक इल्यूजन के रूप में देखती है। चर्चलैंड कहते हैं कि हमें शायद कॉन्शियसनेस जैसे कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस को भी ब्रेन एक्टिविटी के टर्म में समझना चाहिए, बिना किसी मेटाफिजिकल या साइकोलॉजिकल लेयर्स के। पर यह थियरी कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि कॉन्शियसनेस एक ऐसी चीज़ है जो सब्जेक्टिव और डीपली पर्सनल लगती है। जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, आपके ब्रेन के स्पेसिफिक न्यूरॉन्स फायर होते हैं और ये सब मेजरेबल है, लेकिन ये जो क्वालिया है, ये जो पर्सनल सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है, जैसे एक गुलाब को देखते हुए आपको जो लाल रंग दिखता है, ये अभी तक साइंस से पूरा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये एक छोटा सा पर क्रिटिकल हिस्सा है माइंड बॉडी प्रॉब्लम का। इस प्रॉब्लम को फिलोसोफर डेविड चाम्स ने द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस के नाम से क्वाइन किया। हार्ड प्रॉब्लम का बेसिक सवाल ये है, कैसे फिजिकल ब्रेन जो न्यूरॉन्स का नेटवर्क है एक सब्जेक्टिव कॉन्शियस एक्सपीरियंस को जन्म देता है। क्या हम कभी एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हमारा दिमाग सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं करता, बल्कि हमारे इमोशंस, थॉट्स और एक्सपीरियंसेस को पर्सनल लेवल पर महसूस भी करता है। ये जो एक्सपीरियंस है, जो हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा है, वो सिंपल ब्रेन फंक्शन से अलग कैसे होता है। जैसे एक मशीन, रोबोट या कंप्यूटर जो डेटा प्रोसेस करता है पर उन्हें पर्सनल फीलिंग नहीं होती उसकी, ये सब्जेक्टिव फीलिंग का एस्पेक्ट ही हार्ड प्रॉब्लम बन जाता है। चार्ल्स कहते हैं कि अगर आप ब्रेन के फंक्शनिंग को समझ भी लो, तब भी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस की मिस्ट्री वही की वही है। ये क्वेश्चन अब तक साइंस या फिलॉसफी दोनों के लिए एक चैलेंज है। एक इमर्जिंग व्यू जो कॉन्शियसनेस को समझने की कोशिश करता है वो है पैन साइकिज्म। ये थियरी कहती है कि कॉन्शियसनेस सिर्फ कॉम्प्लेक्स बीइंग जैसे ह्यूमंस में ही नहीं होता, बल्कि एक बेसिक प्रॉपर्टी है हर मैटर की। मतलब हर ऑब्जेक्ट, चाहे वो एक सेल हो या एक एटम, कुछ न कुछ लेवल पर कॉन्शियस हो सकता है। यह आइडिया काफ़ी रेडिकल और कंट्रोवर्शियल है, पर कुछ फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट इस पे सोच रहे हैं। पैन साइकिज्म कहते हैं कि शायद कॉन्शियसनेस दुनिया का एक बेसिक हिस्सा है, जैसे एनर्जी या मास। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हर चीज़ में कॉन्शियसनेस का एक छोटा हिस्सा हो सकता है, और जब ये कंबाइन होता है तो कॉम्प्लेक्स कॉन्शियसनेस क्रिएट होती है, जैसे ह्यूमन माइंड में दिखता है। एक और बड़ा सवाल है, क्या साइंस कभी माइंड बॉडी प्रॉब्लम को पूरी तरह सॉल्व कर पाएगा? जैसे जैसे न्यूरो साइंस और कॉग्निटिव साइंस डेवलप हो रही है,
हम ब्रेन और कॉन्शियसनेस के कुछ एस्पेक्ट्स को समझ पा रहे हैं, पर क्या हम कभी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का पूरा एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे? कुछ थिंकर्स कहते हैं कि साइंस के टूल्स और मेथोडोलॉजीज लिमिटेड हैं और सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करना उनके स्कोप के बाहर है। दूसरी तरफ कुछ फिलोसफर्स ऑप्टिमिस्टिक हैं और उनका मानना है कि जैसे हमने पुराने ज़माने के मिस्ट्रीज जैसे बिजली, मैग्नेटिज्म और डिजीज़ेस को सॉल्व किया, वैसे ही हम माइंड बॉडी प्रॉब्लम को भी समझ सकेंगे। ये डिबेट अब तक ओपन है और जो लोग फिलॉसफी और साइंस दोनों को एक्सप्लोर करते हैं वो ये समझते हैं कि ये एक कॉन्टिन्यूइंग जर्नी है। शायद हम कभी इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर न दे सकें, पर जो प्रोग्रेस हम करते जा रहे हैं वो खुद में काफ़ी फैसिनेटिंग है। हमने अब तक डुअलिज्म, मटेरियलिज्म, फंक्शनलिज्म और एलिमिनेटिव मटेरियलिज्म जैसे थियरीज एक्सप्लोर की। सबसे पहले हमने देखा कि डेकार्टे की डुअलिज्म ने कैसे माइंड और बॉडी को अलग अलग चीज़ें बताया और कैसे मटेरियलिस्ट जैसे कि राइल और नेगल ने ये आर्गो किया कि माइंड को ब्रेन के से अलग ट्रीट करना गलत है। फिर हमने देखा कि फंक्शनलिज्म ने एक मिडिल ग्राउंड प्रपोज किया और कैसे एलिमिनेटिव मटेरियलिज्म ने सजेस्ट किया कि हमारे मेंटल स्टेट्स के ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह से एलिमिनेट किया जा सकता है। जब हम कंटेम्प्रेरी डिबेट्स को देखते हैं तो ये क्लियर होता है कि साइंस और फिलॉसफी का ये इंटरेक्शन एक फैसिनेटिंग जर्नी है। कॉन्शियसनेस और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जैसे क्वेश्चंस अब तक अनसॉल्व्ड हैं और आज के समय के स्कॉलर्स भी इन क्वेश्चंस पर वर्क कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।